जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग समझते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। अब ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो एक ही, ये इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ही है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, रेगनार फ्रिस्क जो नॉर्वे में ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने सबसे पहले इस बात के ऊपर सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया और बहुत ही उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम इकोनॉमिक्स में जब एनालिसिस करते, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब हम इकोनॉमिक्स में एनालिसिस करते हैं तो कई बार हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस करते हैं और कई बार हम पूरे इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालिसिस, अगर मान लो कि हम इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आएगा, तो वो कहां पर कंसीडर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर मान लो एंटायर इकोनॉमी को अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी होता है, एनालिसिस होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरे एंटायर इकोनॉमी का क्या होता है, एनालिसिस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे कि डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, ठीक है, वेज एनालिसिस, ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, डिमांड करता कौन है? तो डिमांड करते कस्टमर, आप और हम भी कस्टमर है, डिमांड करते। तो डिमांड एनालिसिस के लिए हमें कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ता है। कैसा होता है कस्टमर का बिहेवियर? If price increases, demand decreases, and if price decreases, demand increases। अगर किसी भी चीज़ की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो हम उसकी जो मांग है, डिमांड है, वो कम कर देते हैं। और अभी किसी भी चीज़ों की अगर मान लो उसकी कीमत अगर सस्ती होती है, अगर वो चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसकी मांग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारी मम्मी जब सब्जी लेने जाती है तो आप उनसे पूछ लेना कि अगर वो ज़्यादा सब्जी लेकर आए तो समझ जाने का कि कीमत कम थी इसलिए वो ज़्यादा सब्जी लेकर आए, क्योंकि उनका बिहेवियर रैशनल होगा जैसे हमारा बिहेवियर रैशनल होता है। और जब मान लो कि वो कम सब्जी लेकर आए तो उसका रीज़न एक ही होगा कि उसकी प्राइस कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी मम्मियों का बिहेवियर जो होता है वो रैशनल होता है। वो समझते हैं कि इसके प्राइजेस बढ़ते और कम होते रहते हैं, तो वो कब ज़्यादा डिमांड करते हैं। कोई भी कस्टमर, आप हो, मैं हो, हम लोग डिमांड कब ज़्यादा करेंगे, जब प्राइस कम होगी तब। और कब हम डिमांड कम कर देंगे, जब प्राइस ज़्यादा होगी तब। तो डिमांड एनालिसिस में हम किसका बिहेवियर समझते हैं, कस्टमर का बिहेवियर। For the understanding analysis of demand, we have to understanding the behavior of customer। अब ये कस्टमर है क्या, एक यूनिट है। तो जब भी हम डिमांड एनालिसिस करते हैं तो वो किसका हिस्सा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे कि आपका थर्ड चैप्टर है डिमांड, तो वो किस में कंसिडर होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर दोस्तों सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर जितनी भी चीजें बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है, जो प्राइस चल रही है मार्केट में, उस प्राइस पे जितनी भी चीजें वो बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई, कि जितनी भी चीजें वो बेचने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों सप्लाई करता कौन है? अगर हमें सप्लाई एनालिसिस करना है तो किसका बिहेवियर समझना पड़ेगा, प्रोड्यूसर का बिहेवियर। सॉरी, अब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप और हम प्रोड्यूसर है, तो हम सप्लाई कब ज्यादा करेंगे? अब हम प्रोड्यूसर है तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। तो हम लोग ज्यादा सप्लाई कब करेंगे, हम लोग जब हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा। जब किसी भी चीज की कीमत ज्यादा होगी और हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, और किसी भी चीज की कीमत कम होगी, जब हमें कम प्रॉफिट मिल रहा होगा तो हम कम सप्लाई करेंगे। रेशनल बिहेवियर है हमारा भी। तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर हमें समझना पड़ता है सप्लाई एनालिसिस के लिए। ये प्रोड्यूसर क्या है, एक यूनिट है। तो जब भी हम डिमांड एनालिसिस करते हैं, जब भी हम सप्लाई एनालिसिस करते हैं, जब भी हम वेज एनालिसिस करते हैं, वेज एनालिसिस का मतलब होता है लेबर। वेज एनालिसिस के लिए किसका बिहेवियर हमें पढ़ना पड़ता है, लेबर का बिहेवियर। लेबर का बिहेवियर क्या होता है, कोई भी लेबरर्स का, जब उसको वेजेस ज्यादा मिलते हैं तो वो ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है, और जब उसको वेजेस कम मिलते हैं, किसी भी सैलरी कम मिलती है, तो कम काम करने के लिए तैयार होता है। कम लेबरर्स काम करने के लिए तैयार होते हैं
तो इसको बोलते हैं वेज एनालिसिस, और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है लेबर्स बिहेवियर। तो ये जो भी मैंने आपको समझाया ना दोस्तों, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, वेज एनालिसिस, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्से है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी कर रहे हैं, हम पूरे इकोनॉमी का स्टडी नहीं कर रहे। और आपको यहाँ पर एक बात समझने जैसी है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। बहुत ही अच्छा शब्द है ये। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है? मार्जिनलिज्म का मतलब होता है कम से कम रिसोर्सेस में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। मार्जिनलिज्म का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, उसको बोलते हैं मार्जिनलिज्म। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जितने भी लोगों का बिहेवियर समझा ना, सबका ही ऐसा ही है बिहेवियर। जैसे आप समझो, डिमांड एनालिसिस में हमने किसका बिहेवियर समझा? कस्टमर का बिहेवियर। कस्टमर क्या चाहता है? प्राइस कम से कम हो तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा डिमांड, तो उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। प्रोड्यूसर सप्लाई कब करेगा? जब चीजें की कीमत बहुत ज्यादा होगी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो सप्लाई ज्यादा कर देगा। यहां पर भी ये क्या सोच रहा है? बहुत ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। लेबरर्स कब काम करने के लिए तैयार होंगे? जब उनको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलेंगे, तब वो काम करने के लिए तैयार होंगे। तो यहां पर लेबरर्स भी क्या सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले। तो याद रखना दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म, और एकदम सिंपल है। किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, जैसे कस्टमर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कस्टमर के बिहेवियर का, जिसको बोलते हैं डिमांड एनालिसिस। प्रोड्यूसर के बिहेवियर का स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई एनालिसिस। वेज लेबरर्स के बिहेवियर का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसको बोलते हैं वेज एनालिसिस। किसी भी चीज़ों की कीमत डिसाइड कैसे होती है, जिसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। दोस्तों याद रखना, जितनी भी चीज़ों की जो कीमत है, प्राइस डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है उसकी डिमांड और उसके सप्लाई से। आज से थोड़े साल पहले भारत में गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ज़्यादातर सारे डिसीजंस मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ रही है। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर डिसाइड होती है, प्राइस जो डिसाइड होती है, वो ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है। कोई भी चीज़ की कीमत जो है ज़्यादातर वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है। आप जब भी मार्केट में जाते हो, आपको ये सवाल होना चाहिए कि इस चीज़ की कीमत इतनी क्यों डिसाइड हुई है? बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई। याद रखना दोस्तों, जब जब डिमांड बढ़ती है और सामने सप्लाई कम होती है, तो उस चीज़ों का दाम क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत कम होती है और सामने उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी फिर कीमत क्या होने लगती है? कम होने लगती है, क्योंकि डिमांड करने वाले हैं नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी। क्या बोलते हैं जिसको? प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी। समझने जैसा टॉपिक है दोस्तों। किसी भी चीज़ की कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ज़्यादातर डिसाइड होती है। वैसे ही इस देश में और पूरी दुनिया में अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए 4 फैक्टर्स लगते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जमीन, लेबर मतलब जो भी मजदूर है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और कैपिटल, उसके बिना तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, और एंटरप्रेन्योर जो इन तीनों को मैनेज करता हो। दोस्तों याद रखना, किसी भी देश को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, और सभी देशों को प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसके बिना आप प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते हो। सोचो, बिना जमीन के आप फैक्ट्री कहां पर स्टार्ट करोगे? बिना लेबरर्स के काम कौन करेगा आपकी कंपनी में? बिना कैपिटल के आप सब कुछ, जमीन कैसे परचेस कर पाओगे? लेबरर्स को वेजेस कैसे दे पाओगे? तो इसीलिए ये 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स की जो प्राइसेस होती है, वो भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है। आप सोचो, किसी एरिया में जमीन के दाम बहुत ज्यादा है और किसी एरिया में जमीन के दाम बहुत कम है, मकान के दाम, दुकान के दाम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस एरिया में जमीन, मकान, दुकान की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सामने सप्लाई बहुत कम होती है, जैसे कि सीजी रोड है, एसडी हाईवे, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वहां पर सप्लाई बहुत ही कम है, तो वहां पर जमीन के दाम जो है पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। मकान, दुकान के दाम करोड़ों रुपए में। और मान लो कहीं पे दूर आप गांव पे चले जाओ, वहां पर जो है, वहां पर जमीन बहुत ज्यादा है, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है और सामने डिमांड है नहीं, तो वहां पर रेंट भी बहुत कम है, वहां पर रेंट भी बहुत कम है, और वहां पर जो प्राइस है उसकी,
वो भी बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये जो लैंड की जो प्राइस है, जमीन की जो प्राइस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो जमीन, मकान, दुकान के प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं, ये भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होते हैं। कोई भी लेबरर जो होता है उसका वेजेस कैसे डिसाइड होता है लेबरर का, तो लेबरर की डिमांड और सप्लाई। आज दोस्तों आप देख रहे होंगे ऐसे भी एमबीए है मार्केट में कि जिनको महीने 8-10 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है, और ऐसे भी एमबीए है जिनको 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? नॉलेज का डिफरेंस। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज इज द पावर। हमेशा नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करो। तो नॉलेज का डिफरेंस है, दोनों के पास डिग्री है लेकिन एक के पास नॉलेज नहीं है, एक के पास नॉलेज है। अब दोस्तों नॉलेजेबल लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन नॉलेजेबल लोगों की सप्लाई बहुत ही कम है, इसलिए उनका वेजेस ज्यादा होता है। और मान लो कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों की डिमांड ज्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे कॉलेजेस बहुत आ गए हैं कि जो डिग्रीज दे रहे हैं, पैसे के बदले में हमें डिग्रीज दे रहे हैं लेकिन नॉलेज वहां पर मिलता नहीं है। तो ऐसे लोगों की सप्लाई बहुत ज्यादा है और सामने डिमांड बहुत कम है, तो इसलिए उनको सैलरी ज्यादा मिलती नहीं है। तो ये जो वेजेस डिसाइड होते हैं वो भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो डिसाइड होता है ना, वो भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अभी बैंकों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कैपिटल की, तो इसलिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है एफडी के ऊपर, ठीक है, जो भी डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है हमें। अगर मान लो बैंकों को कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ी, डिमांड ज्यादा हुई कैपिटल की, तो वो हमें इंटरेस्ट कैसा दे सकते हैं? ज्यादा दे सकते हैं। और तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स है ना, उसकी भी जो प्राइस डिसाइड होती है ना, वो भी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग थियरी। क्या बोलते हैं? फैक्टर प्राइसिंग थियरी। दो चीजें समझाई, देखो दोनों अलग अलग है दोस्तों। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी। जैसे मान लो कोई साबुन की प्राइस है, कोई पेन की प्राइस है, कोई मोबाइल की प्राइस है, और यहां पर मैं बोल रहा हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दोनों की प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, लेकिन दोनों अलग अलग है। प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी और फैक्टर प्राइसिंग थियरी, और ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको काम में आता है? हम जैसे लोगों को रैशनल बिहेवियर के लिए ये काम में आता है। हमारा बिहेवियर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है कि हम कब ज्यादा डिमांड करेंगे, हम कब ज्यादा सप्लाई करेंगे, लेबरर्स कब ज्यादा काम करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर समझाने के लिए काम में आता है। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी, पूरे अर्थतंत्र का अभ्यास करता है। अगर मान लो हम नेशनल इनकम के बारे में समझते हैं, नेशनल प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में समझते हैं, पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं, पॉवर्टी के बारे में समझते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझते हैं, तो जब भी हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन, इन सब के टॉपिक के बारे में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो समझ जाने का कि हम पूरे देश के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स है जो पूरे कंट्री को इफेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर सवाल आता है दोस्त, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या काम में आता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट सब जान सकती है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो इसके हिसाब से क्या कर सकती है? अपनी पॉलिसी बना सकती है। क्या आपने सोचा है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो कैसे बनाती है? तो सबसे पहले वो एनालिसिस करती है, सर्वे करवाती है, उसके बाद गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री को रात को सपना आया होगा और दूसरे दिन वो पॉलिसी बन गई होगी। नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही एनालिसिस, बहुत ही समय जाता है, और बाद में वो लोग क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर समझने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री की सिचुएशन समझने के लिए, पूरे कंट्री की सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग समझते हैं। हमारे क्या काम में आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो हमें पता चलेगा कि देश डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देश कितना आगे है या कितना पीछे है। ये सब कुछ समझने के लिए हमारे काम के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा काम, मतलब हमें समझना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को यूजफुल होता है पॉलिसीज बनाने के लिए, जिससे जल्दी से जल्दी देश का डेवलपमेंट कर सके। तो दोस्तों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझना है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करना ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। आज के लिए रखते इतना, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।